दयावान द्वारे हैं, सत्यचित सदानंद सर्वकारी साध सब, न्यायकारी न्यायाधीश न्याय न्यारे न्यारे हैं। कि पावन पुनीत परिधान प्रेम पुण्य पुण्य और प्रीति प्रतीति परिपूर्ण प्यारे प्यारे हैं। कोटि कोटि कामना को करता है ओंकार, कटक कटी देखा धर कर मंचस्थ समुपस्थितः प्राचार्य महाभागाः प्रचार्य महाभागाः अन्ये उपस्थिताः समस्तः प्राध्यापिकाः कार्यक्रमस्य संयोजिका डॉक्टर नीलम महाभागाः कार्यक्रमस्य मूल उद्देश्यम् अस्ति तत्र संस्कृतभाषायाः संवर्धनं केन प्रकारेण भविष्यति। संस्कृत मौलिक आवश्यकता अस्ति सर्वेषां सर्वासां च सामञ्जस्यः। प्यारे छात्राओं, क्योंकि भाषा के बंधन में विचार कई बार बन जाते हैं। हम जिस भाषा को नहीं जानते हैं तो शायद अपने विचार उसमें नहीं कह पाते हैं। तो जिसमें सुगमता रहे वहीं उसी पर आ रहा हूँ। जैसा कि आज का विषय मुझे दिया गया है, संस्कृत वाङ्मय में भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा एक बहुत बड़ा विषय है। अभी करीब 1-1.5 वर्ष से संस्कृत के अलावा इसी भारतीय ज्ञान परंपरा में सरकार ने एमए प्रारंभ किया है, क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है कि इसमें ही आप आगे अपना करियर बना सकते हैं। इसको बोलते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो सबसे पहली बात है कि संस्कृत वाङ्मय या संस्कृत को समझेंगे, उसके बाद हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे हम संस्कृत के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित और संवर्धित कर सकते हैं। समस्या यहाँ से शुरू होती है कि हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा को पकड़ना चाहें, हम भारतीय दर्शन को पढ़ना चाहें, हम वेद को पढ़ना चाहें, हम उपनिषद को पढ़ना चाहें, हम रामायण को पढ़ना चाहें, हम महाभारत को पढ़ना चाहें, संभव ही नहीं है कि हम उसके मूल भाव को समझ पाएंगे। क्योंकि मूल में अगर भूल है, अगर मूल में भूल करेंगे तो समस्या पैदा होगी। हमारी जड़ें जहाँ हैं हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा, हमें अपने रूट्स को पहचानना है। समस्या भारतीय संस्कृति में जो एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है वो ही इसलिए रहा है कि हम कहीं न कहीं अपनी मूल को भूलते जा रहे हैं। हमने मूल को भूला, हमने अपनी संस्कृति को छोड़ा, हमने अपनी ग्रामीण अंचल को छोड़ा, हमने आपस के रिश्तों को छोड़ा। यहीं से समस्या उत्पन्न हुई। और मूल में यहाँ भी अगर हम संस्कृत को समझेंगे तभी हम ये सारा साहित्य समझ सकते हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि आज से कुछ समय पहले जाएं तो हमारी बोलने की भाषा, जो हमारे विचारों के आदान प्रदान की भाषा थी, वो संस्कृत थी। और संपूर्ण साहित्य संस्कृत में ही, मेडिकल साइंस संस्कृत में है, एस्ट्रोलॉजी तो संस्कृत में, सारा का सारा आप देखेंगे सारा संस्कृत में है। और संस्कृत भाषा की तो उसमें माध्यम थी, थोड़ा सा इन चीजों को समझने की जरूरत है। मैं संस्कृत भाषा का प्रोफेसर हूँ, इसका मतलब संस्कृत में जो मेडिकल साइंस है मैं जानता हूँ जरूरी नहीं है, या संस्कृत में जो वायु विज्ञान है मैं
कि मैं भाषा का प्रोफेसर हूँ। आज भी कोई अंग्रेजी का प्रोफेसर है तो क्या वो मेडिकल साइंस को समझता है? नहीं तो वही एमबीबीएस हो जाएगा, वही एमडी हो जाएगा। भाषा से केवल विचारों का आदान प्रदान होगा, लेकिन उसका जो साहित्य है, उसका जो कलेवर है, उसका जो कंटेंट है, उसको समझना अलग विषय। तो हमें संस्कृत वाङ्मय में अगर भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि जितना साहित्य है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। तो संस्कृत भाषा को पढ़ ले, जान ले, उसके बाद उसको समझ सकते हैं, लेकिन संपूर्ण साहित्य को समझ जाए ये बहुत जरूरी बात नहीं है। ये दोनों को मिला देते हैं लोग। मुझसे कई बार कहते हैं, अरे आपने आयुर्वेद पढ़ा होगा। भाई मैंने आयुर्वेद क्यों पढ़ा है? मैं प्रोफेसर संस्कृत भाषा का हूँ, लैंग्वेज का हूँ, मैं आयुर्वेद का प्रोफेसर नहीं हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि संस्कृत में जो संस्कृत की यूनिवर्सिटी है, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस, वो 19 विभाग किए हुए इसके, यानी न्याय दर्शन से अलग आचार्य कराते हैं, वो सांख्य दर्शन से अलग कराते हैं, वो भाषा विज्ञान में अलग कराते हैं, वो कहना चाहिए आपके व्याकरण में अलग कराते हैं, ज्योतिष में अलग कराते हैं, पाली में अलग कराते हैं। तो कहने का भाव यह है कि हम संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे तभी हम उस साहित्य को समझ सकते हैं, नहीं तो हम उसके मूल भाव को समझ ही नहीं सकते। मैं विषय पर आऊं उससे पहले ये कहना चाह रहा हूं कि संस्कृत वाङ्मय बहुत विशाल है, इसको पढ़ने की, समझने की और जानने की आवश्यकता है। अगर हम संस्कृत को नहीं समझेंगे तो मैं जानता हूं कि हम उस साहित्य को भी नहीं समझ पाएंगे। हम संस्कृत की विशालता को इससे समझ सकते हैं कि संस्कृत वर्णमाला में आप देखेंगे तो वहाँ वर्णों की संख्या अलग है, हिंदी में वर्णों की संख्या अलग है, कुछ वर्ण वहाँ पर अलग है। हम हिंदी में बात करें तो वहाँ पर केवल ह्रस्व और दीर्घ होता है, लेकिन हमारे यहाँ ह्रस्व दीर्घ के साथ पुलित भी होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि एक मात्र पुलित ह्रस्व, दो मात्र दीर्घ मुच्यते, तीन मात्र पुलितो जेह, यानी ह्रस्व दीर्घ पुलित 3 है। हिंदी में केवल एक वचन और बहुवचन, लेकिन हमारे यहाँ 2 वचन भी साथ। यानी साहित्य इतना विशाल है, हमारा साइंस इतना विशाल था कि हम मात्रा को समझते थे कि कौन कितनी मात्रा बोल रहा है। आचार्य पाणिनि अपनी पाणि शिक्षा में कहते हैं कि चातकस्तु वदेत मात्रम द्विमात्रम चैव वायसः त्रिमात्रो त्रिकीलोति त्रिमात्रम युगलस्तु अर्धमात्रम। वो कहती है कि हमारे यहाँ आज हम फोनेटिक्स और फोनोलॉजी पर चर्चा कर रहे हैं। भाषा विज्ञान का एक विषय है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, कि स्वर कैसे उत्पन्न होता है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी वर्ष पूर्व ऋषि कह के चला गया है कि आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थम। मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं, वो शब्द कैसे आ रहा है, उसकी एक परंपरा है। वो कहता है ऋषि कि आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थम, आत्मा बुद्धि के साथ जुड़ना, मनो युक्ते विवक्षया, और मन को बोलने की इच्छा प्रेरित कर। आत्मा बुद्धि के साथ कनेक्ट हुआ और बुद्धि ने मन को प्रेरित किया। आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थम मनो युक्ते विवक्षया मन कायात्मावंती, और मन हमारी जो प्राण वायु है उसको हिट करता है, आहत करता है, और उसके बाद तब ये शब्द निकल करके आ रहा है। आज इस पर चर्चा हो रही है, साइंस इसको ढूंढ रहा है कैसे उत्पन्न हो रहा है, लेकिन मेरा ऋषि आज से 30,000-2500 साल वर्ष पूर्व कह चुका है कि भाई ये जो हम कह रहे हैं वो बहुत पहले किया हुआ। ताओ फिजिक्स साइंस की पुस्तक है, इसमें फ्रिडम कापरा की लिखी हुई है। शोपेनहावर उसमें कहते हैं कि जो यहाँ कहा जा रहा है वो आज से 30,000 पूर्व वर्ष भारत का ऋषि गंगा के तट पर बैठ के कह चुका है। ये भारतीय परंपरा है। हम वर्ण अवस्था को वर्ण के उच्चारण की व्यवस्था देखें तो हमें महसूस होता है कि कितना उन्नत हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी उन्नत थी, हमारा साहित्य कितना उन्नत था। हम भाषा विज्ञान को लैंग्वेज की बात करें तो आपको पता चलेगा कि शब्द भंडार हमारा कितना श्रेष्ठ था। वोकैबुलरी की बात करें
पूरी अंग्रेजी भाषा में केवल 18 लाख शब्द हैं। विलियम शेक्सपियर को केवल 4 लाख वर्ड आते थे और वो इतने बड़े साहित्यकार बन गए। अब हमारे यहाँ देखें, मतलब मैं कहीं अपनी मनगढ़ंत चीज नहीं बता रहा हूँ, ये आंकड़े आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ देखें, अंग्रेजी में देखिए आप पहले क्या है, किसी धातु किसी भी क्रिया को लीजिए एक्शन को, तो क्या है, गो वेंट गॉन, एक गोइंग लगा। हमारे यहाँ उसके लिए 3997 रूप है। धातु रूप में इतनी धातुआं, ओकवकी, वकवकी, मकड़क, मकमकी, रकड़की, रकरकी, ये सारी की सारी धातुएं गति के लिए, जाने के लिए इतना साहित्य विशाल है। यहाँ केवल हम 5 कंडीशन देखी हमने, और वहां पर हम 3900 लगभग उसके रूप एक धातु के लिए, इतना विशाल हमारा साहित्य है। ऐसा ही नहीं कहा गया है, नासा ने इसलिए वरीयता नहीं दी, नासा ने संस्कृत को सबसे श्रेष्ठ माना। उसके कई सारे कारण हैं, हम बराबर कहते रहते हैं कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी है संस्कृत, ऐसे ही उपयोगी है, उसके कारण कई सारे कारण उसके। आप देखेंगे कि संस्कृत के उच्चारण में आपको परिवर्तन नहीं मिलेगा। हम देखते हैं हिंदी को, यहाँ हिंदी का उच्चारण है अलग तरीके से है। थोड़ा ब्रज की तरफ चले जाओगे, कहाँ जा रहे हो, अभी बनारस की तरफ चले जाओगे, कहाँ हो, कंबा चलत बाग नहीं, मर्सिडिया ही नहीं मिल रहा है, मैं जाती मस्जिद का बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ क्या है, संस्कृत में ये परिवर्तन नहीं है। यहाँ जो संस्कृति यहाँ बोला जा रहा है, जो उच्चारण यहाँ पर है, वही उच्चारण आपको साउथ में मिलेगा, वही आपको नॉर्थ में मिलेगा, वही ईस्ट में मिलेगा, वही वेस्ट में मिलेगा। सबसे ज्यादा सटीक इसलिए माना कि इसमें परिवर्तन नहीं है, उच्चारण सेम है, जैसा लिखा जा रहा है वैसा ही बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्रज वाले जो हिंदी लिखते हैं वो अपनी ब्रजवाली भाषा में लिख रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं लिखते हैं। वो लिखते तो शुद्ध है, लेकिन उच्चारण उसका अलग है। लेकिन संस्कृत के साथ ऐसा है कि यहाँ जैसा बोला जा रहा है वैसा ही लिखा जा रहा है, और पूरे देश की नहीं, विश्व में जहां भी है आपको समरूपता मिलेगी। तो एक सबसे जो फैक्ट चीज है, नासा ने इसको वरीयता इसलिए ज्यादा दी। आज आप बम्बई IIT से संस्कृत से PhD कीजिए, संस्कृत से MA कीजिए, आप कानपुर IIT से कीजिए, आपको सारा स्वीकार किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वैज्ञानिकता को देखा गया, उसकी भाषा में कितनी वैज्ञानिकता है ये देखा गया। पूरा का पूरा आचार्य पाणिनि जो है, आज हम AI की बात करते हैं, लेकिन वो उस अष्टाध्यायी को लिखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग कर रहे हैं, और पूरी पुस्तक के द्वारा इस तरह से व्याकरण को रचा है कि जब तक आप पूरी पुस्तक को नहीं समझेंगे तब तक आप पूरा व्याकरण संस्कृत का समझ ही नहीं सकते। तो मेरा कहने का आशा है, हम जहां आज आ रहे हैं वो ऋषि आज से बहुत वर्ष पूर्व कह चुका है। भारतीय जन परंपरा इतनी विशाल। दूसरा जो नासा ने महत्व दिया उसका कारण था कि हम संस्कृत के माध्यम से बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात कहने की क्षमता रखते हैं। हमारे यहाँ समाज शैली और व्यास शैली का परंपरा है, किसी बात को बड़ा कैसे कहेंगे और किसी बात को बहुत छोटे में कैसे लेकर के। स्पेस में नासा काम कर रहा है, उसको बहुत कम स्थान की जरूरत, उसके पास बहुत कम स्थान है। तो यहाँ ऐसा है कि आप एक एक वाक्य को पूरी लाइन देखिए, स्थिरई रंगई दुष्टुवान शस्त्रो विमसे महिले महितम दैवी। अब ये पूरी की पूरी लाइन बहुत बड़ा अर्थ कह रही है। तो ये एक सबसे बड़ी विशेषता इसकी थी कि इसके पास संक्षेप में बहुत बड़ा मैसेज देने की क्षमता है। तब नासा ने माना है कि संस्कृत श्रेष्ठ है, ऐसे नहीं माना है, वो तार्किक रूप से इसको देख सकते। और मैं फिर कह रहा हूं कि भाषाएं बहुत हैं और हर भाषा का सम्मान करना चाहिए, लेकिन सभी का सम्मान करना हर भाषा नहीं सिखाता। विश्व के कल्याण की भाषा हर भाषा नहीं कहती। अगर ऐसा होता तो आज हम अंग्रेजी के बंधन में ऐसे नहीं बन गए होते। अभी हम यहाँ बैठे हुए तो चर्चा हो रही थी कि किस तरह से आज वृद्धा आश्रम सब चल रहे हैं। क्यों? कारण है कि हम अपनी संस्कृति को भूले। और भूले क्यों? अगर हमें संस्कृति को जिंदा रखना है, अगर हमें संस्कार को जिंदा रखना है, तो हमें संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा। संस्कार तब बचेंगे जब संस्कृति बचेगी, और संस्कृति तब बचेगी जब संस्कृत जिंदा है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि संस्कृत और संस्कृति
संस्कृति भारत की आत्मा है। अगर हमें संस्कृति को बचाना है, भारतीय संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना है, तो आपको संस्कृति को बचाने की आवश्यकता है, उसके साहित्य को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूं, लेकिन भारतीय संस्कृति में जो परिवर्तन आया है वो सब इसके प्रत्यक्ष दृष्टा है, किस तरह से समाज ने परिवर्तन किया है। लौट करके हमें आना पड़ता है। हम जब अपनी कोई बात अपनी पुस्तक में पढ़ते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वही कोई विदेशी आकर के अंग्रेजी में लिख करके कह देगा या कोई विदेशी बोल देगा किसी दूसरी भाषा में, तो हमें फिर बहुत हम अपने साहित्य पर खुद काम नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे लोग उस पर काम कर रहे हैं। विदेश के लोग काम कर रहे हैं संस्कृत में, लेकिन हमें यहाँ पर भीड़ भावना महसूस होती है। निश्चित रूप से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें उस साहित्य को समझने की आवश्यकता। संस्कृत ने ही हमें सिखाया है विश्व कल्याण की भाषा, वही हमें सिखा रही है, भारतीय संस्कृति को प्रेरित कर रही है कि वसुधैव कुटुम्बकम की तरफ लौटो। संपूर्ण पृथ्वी को हम एक परिवार मान करके चलें। आज देश आपस में झगड़ रहे हैं, आज शहर आपस में झगड़ रहे हैं, दो धर्म आपस में झगड़ रहे हैं, दो जातियां आपस में झगड़ रही हैं, दो भाषाएं आपस में झगड़ रही हैं, लेकिन सभी का समाधान तब है जब हम आपस में सामंजस्य बिठाएंगे और सबका सम्मान करेंगे। वेद हमें कह के गया है, वेद ने बताया है संस्कृति का संरक्षण कैसे हुआ। में कहता है संग शब्दों संपदतम संभो मनसी जानता देवा भागम यथा संजनाराम होगा। हमें साथ चलने की आवश्यकता है, हम साथ बोले, साथ चले। हम ऐसी बात नहीं है कि हम वेद को पूरी तरह नकार रहे हैं। हमें वेद को जितना समझना चाहिए था हम उतना नहीं समझ पाए। आज से 200 वर्ष पूर्व स्वामी दयानंद सरस्वती को यह बात कहनी पड़ी कि वेदों की ओर लौटो। वेद भारत से चले गए, जर्मनी से लेके आने पड़े, यह स्थिति आ गई भारत देश की। और इसी कारण से हम, और ये पूरा प्री प्लान था, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने हमारी संस्कृति को इस तरह से बदल दिया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी परंपरा भारत में ला देंगे जो देखने में तो केवल भारतीय होंगे, लेकिन मानसिकता से, तो दिल और दिमाग से अंग्रेज होंगे, और वास्तविकता में वो हो रहा है। तो जरूरत हमें इस बात की है कि हम अपनी संस्कृति की तरफ लौटें और संस्कृत को समझेंगे, तभी हम संस्कृति को समझ पाएंगे। वेद मंत्र ने कहा कि मित्र से कक्षा परीक्षा हो, हम सभी से मित्र भाव करें। वेद मंत्र ने हमें सिखाया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमें सभी को सुखी रखने की आवश्यकता है। मैं अपना न सोचूं, मैं सबके बारे में, सबके कल्याण की आवश्यकता है। हम शांति पाठ में क्या कहते हैं? हम शांति की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कहा गया है कि ओम जो शांति, मतलब पृथ्वी, आकाश, जो सातों लोगों की चर्चा की गई कि हम इन सबको शांत करने की भाव। तो लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, ये केवल आपको भारतीय संस्कृति अगर छोड़ देंगे। मैंने और डॉक्टर नीलम जी ने कम से कम 10 देशों की यात्राएं की हैं, व्याख्यान किए हैं, संन्यास अटेंड किए हैं, लेकिन इन सब यात्राओं का जो भाव निकल के आता है कि व्याख्यान देते हैं सब है, लेकिन हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो हमें अंतर लगता है कि कहीं न कहीं हम उन संस्कारों की वजह से मिलना, वहाँ आपको यह चीज नहीं मिलेगी। आदमी बहुत तेज विकास कर रहा है, लेकिन वो जिस तरह से हमारे आचार विचार होते हैं वो हमें वहाँ पर नहीं दिखाएंगे। कई बार कई विदेश के लोगों से चर्चा हुई, लेकिन वो कहते यही है भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान है वो निश्चित रूप से वो जन कल्याण के लिए है, वो समाज के लिए है। हम विकसित हैं, हमने साइंस को बहुत उच्च श्रेणी पर पहुंचा दिया, हमने बहुत सारी मशीनें बना दी, लेकिन लौट करके हमें आना नहीं पड़ा जहाँ हम थे। तो मैं पुनः कह रहा हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को और संस्कार को संरक्षित रखना है, तो संस्कृत की तरफ लौटना। सब साहित्य को देखें हम, तो यहाँ आप देखेंगे कि शल्य शिक्षा की बात करते हैं, वहाँ पर बताया गया है। आज हम यहाँ पर
की व्यवस्था अब इतनी उत्कृष्ट हो पाई है, लेकिन आप देखिए आयुर्वेद में कितने समय पहले से बात भट्ट ने अपने अष्टांग हृदय में फल चिकित्सा, आपके और भी सारे ग्रंथ कई सारे हैं यहाँ पर चिकित्सा के विभिन्न विभिन्न रूप, हम उन रूपों की तरफ बढ़े, उनको देख के एक एक में इतना काम किया जा सकता है। बहुत साहित्य बचा हुआ है। आप सब नए हैं, संस्कृत के जो छात्राएं जो हैं, इन सबको उसको देखना है और उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। हम पढ़ते हैं लेकिन हम नया करने को नहीं सोचते। बहुत सारा साहित्य ऐसा बचा है, बहुत विषय ऐसे हैं जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता है। हमें जानने की आवश्यकता है कि हम भारतीय संस्कृति की तरफ लौटे। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर हमने संस्कृत को छोड़ा, संस्कृति को छोड़ा, संस्कार को छोड़ा, तो हम निश्चित रूप से अपनी परंपरा को भूल जाएंगे और वो जो जिस मानसिकता के साथ हमें गुलाम बनाने की कोशिश की गई है, हम 100% मैं कह रहा हूं कि हम उसी मानसिकता से पूरी तरह से ग्रसित हैं। तो हमें जरूरत है कि अपने को हीन न माने। कोई भी भाषा खराब नहीं है, न कोई भाषा श्रेष्ठ होती है। अच्छा, आप छात्राएं बताएं, हिंदी के प्रोफेसर को सैलरी मिलती है, वो संस्कृत को कम मिलती है उससे? या कोई मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, उसको ज्यादा मिलती है संस्कृत वाले प्रोफेसर? अगर ऐसा होता कि कोई भाषा कम होती या कोई इससे ज्यादा श्रेष्ठ होता, तो सरकार की नजर में भी ऐसा होता, लेकिन नहीं है ना। क्यों? क्योंकि सब उसकी दृष्टि में सही की आवश्यकता। तो हमें अपने विषय को पूरे उत्साह के साथ पढ़ना है और देखना है कि कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ पर कंपटीशन ज्यादा है, कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा कम है। तो हमें इस सब को विचार करके हमें उस भाषा की तरफ आए हैं आप बच्चे, तो आपको जरूरत है थोड़ी सी मेहनत बढ़ाइए। मेहनत करेंगे आपको परिणाम मिलेगा और हम लोग आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर हैं। मैं अभी भी देख रहा हूँ 3-4 छात्राएं जो इस विद्यालय की हैं, महाविद्यालय की हैं, वो घर पे आती हैं, लेकिन वो तैयारी करा रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं हैं, आराम से बैठ के पढ़ती हैं, बढ़िया व्यवस्था ऐसी रूम है उसमें। ये नीलम ने अपनी तरफ से कहा है कि आप आओ यहाँ पर पढ़ो, कहीं बीच में किसी को समस्या है तो हम उसका सॉर्ट आउट करेंगे, आपके कंफ्यूजन दूर करेंगे और आप तैयारी करते हैं। तो हम आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। आप ऐसे विषय लेके आइए रिसर्च में, आप ऐसे काम करिए, कहीं कोई समस्या है उसके लिए हम तत्पर हैं, हम सदैव आप लोगों के साथ हैं। तो मैं पुनः कह रहा हूँ कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने संस्कृत को लिया है और नीलम ने, डॉक्टर नीलम जी ने जो माहौल यहाँ पर बनाया है, निश्चित रूप से वो प्रशंसा के योग्य है, बेहतरीन है। मैं भी संस्कृत पढ़ाता हूँ, बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगभग 20 साल पढ़ाते हुए, लेकिन बच्चों में एक माहौल क्रिएट करना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे सब्जेक्ट की समस्या की बात मुझे बाहर से लोग बताते हैं, साहब बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे, प्रवेश नहीं ले रहे। मैंने कहा आप लोग उस माहौल को क्रिएट ही नहीं कर रहे। मैं जब सहारनपुर, मेरी पोस्टिंग थी, पहली पोस्टिंग सहारनपुर में हुई, मैं 4.5 साल वहाँ रहा। जब वहाँ से आया तो मेरे डिपार्टमेंट में 180 बच्चे थे। आज बताता तो लोग मानते नहीं। मैं प्रिंसिपल से लेटर लिखा के लाया, इसलिए मैंने देखो ये इतने बच्चे हैं डिपार्टमेंट में, ये लिखते तो मुझे। मैं यहाँ था, यहाँ भी मैंने 85 बच्चे पिछले साल किए थे। तो उसका कारण कुछ ऐसा नहीं, कुछ चमत्कार कर रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं। आप एक माहौल क्रिएट करें बच्चे को, क्योंकि पहले से पढ़ी नहीं भाषा, तो उसको आपको उसी स्तर से लेकर के आना है और उसके साथ खड़ा होना। तो लेकिन डॉक्टर नीलम जी ने इस तरह का ये माहौल क्रिएट किया है, संस्कृत का एक माहौल बनाया है, निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें आवश्यकता है उसको आगे बढ़ाने की और उस परमपिता परमेश्वर से, उस शक्ति से मेरा कहना चाहिए विनम्र गुजारिश है कि वो हम सब में ऐसी सामर्थ्य पैदा करें कि हम न केवल संस्कृत, भारतीय संस्कृति और संस्कारों को भी जिंदा रखें, ताकि भारत अपने मूल रूप में हमें दिखाई दे और ये उन्नति की ओर अग्रसर होता रहे। आप सभी ने मुझे सुना, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य, तो क्योंकि मैं बराबर कहता रहता हूँ ये विद्यालय, ये महाविद्यालय मेरा है, जब मुझे बुलाते तब मैं आ जाता हूँ।
प्रिंसिपल सिर्फ मेरे नहीं ली है, काम बहुत थे, अभी भी फोन पर बार बात हो रही है, लेकिन यहाँ के लिए मना नहीं कर पाता हूँ कभी। अभी मैं ड्राइवर को साथ में लेके आया गाड़ी में, का कार्यक्रम जल्दी समाप्त हो जाएगा तो मैं कॉलेज चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा विद्यालय है, हृदय प्राचार्य जी ने मुझे आरोप किया, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, समस्त प्राध्यापकों का और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नीलम जी, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और प्रिय छात्राओं, आपने मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।